Hey guys, this side Vinay Juneja welcomes you to this amazing YouTube channel of IBPS Hub। आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube चैनल पर। तो guys, अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं रिगार्डिंग योर IBPS एग्जाम कैलेंडर जैसा है और आप वरी कर रहे हैं अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीके सेक्शन, तो यहाँ पे फिश क्लाउड आप सभी के लिए एक सब्सक्रिप्शन मोड लेके आया है जिसके अंदर आपको डेली एंड वीकली पीडीएफ मिलेंगी, मंथली वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगे, एग्जाम वाइज पीडीएफ एज वेल एज पॉकेट पीडीएफ एंड आपको क्विजेस भी मिलेंगे बिल्कुल इसके अंदर डेली बेसिस पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे अभी 50% ऑफ मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाय एंड अर्न बैक 50 कॉइंस, उस पर क्लिक करेंगे आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप ये कूपन लगाते हैं IBPS Hub 10 तो आपको 50 रुपीज का और डिस्काउंट मिलेगा और आपका 400 रुपीज के अंदर ये पूरा पैकेज हो जाएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, आप वहाँ पे जाके इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस आज हम आते हैं हमारे एपिसोड नंबर 2 पे and it is all about Manmohit Singh, who has cracked the exam of RRB PO and he has cleared the IBPS PO means and IBPS RRB clerk means also in only 6 months preparation। हार्ड वर्क उन्होंने सिर्फ 6 महीने किया एंड ही हैज क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स टिल नाउ। तो यहाँ पे डेयर टू ड्रीम एपिसोड नंबर 2 विद विनय सर, आज हम बात करेंगे मनमोहित सिंह के साथ कि उन्होंने एग्जाम को कैसे दिया एंड क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मनमोहित सिंह फॉर क्लियरिंग द आरआरबी पीओ एग्जाम। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने एग्जाम 6 महीने देने पहले स्टार्ट करे हैं एंड इतने कम टाइम में आपने इन सब चीजें कैसे क्लियर करनी। बहुत बच्चों को 3 साल लग जाते हैं, 2 साल 5 साल। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, आप मुझे अब ये बताइए इंग्लिश के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। सर अगर इंग्लिश स्टार्ट करें, इंग्लिश तो मुझे शुरू से पता था। बेसिकली जुलाई से मैंने जो प्रॉपर फुल फ्लैज तैयारी होती है वो जुलाई से शुरू की थी। बहुत अच्छा। लेकिन जो एडिटोरियल रीडिंग थी वो मैंने पहले से शुरू कर दी थी जब मैं कॉलेज में था, फाइनल ईयर में। तब मुझे समझ आ गया था, तो क्योंकि तब मेरा गोल क्लियर था कि मुझे बैंकिंग एग्जाम्स में जाना है। और तभी से मैंने अंकुश अंकुश लांबा सर को फॉलो कर रहा हूँ। मैं तभी से उनकी वीडियोस देखता था वहाँ पे यूट्यूब पे। और उन सर ने बताया था कि बहुत जरूरी है एडिटोरियल इंग्लिश के लिए रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ग्रामर का कुछ ज्यादा रोल नहीं रहता है। अगर आप रीडिंग रोज करते हैं डेली बेसिस पे हिंदू एडिटोरियल, तो वहीं से मैंने इंग्लिश की एडिटोरियल रीडिंग तो तभी से शुरू कर दी थी। और जीए सेक्शन जो करंट अफेयर्स भी मैंने तभी शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पता था प्री के बाद टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, पहले प्री की तैयारी करते हैं, प्री क्लियर होने के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने वेरी फर्स्ट डे से ही प्री प्लस मेंस मैं प्री को सिर्फ 2-2.5 घंटे देता था रोज के, बाकी सारा टाइम मैं मेंस कंटेंट को, मेंस क्वेश्चंस को देता था। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी और हर एक बच्चों को ये अपनानी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एज वेल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स। बिकॉज आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद सोच रहे हो मेंस की तैयारी करो, आपको टाइम क्या मिलता है यार, लगभग 30 दिन। आप 30 दिन में प्रेजेंस नहीं बना सकते, आपको प्रॉपर 6 महीने से तैयारी करनी ही चाहिए। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है SBI PO 2020 का, तो आपको पता है कि भैया आपका मई में पेपर है एंड इन जुलाई यू विल हैव द मेंस एग्जाम। तो आपको आज से ही पजल्स, रीजनिंग में एंड इंग्लिश में आपके एडिटोरियल्स और क्वांट मैथमेटिक पोर्शन को बिल्कुल कवर अप तो करना ही पड़ता है। मेंस को साथ में लेकर चलोगे तभी आपका एग्जाम सारे क्लियर हो पाएंगे, बाद में सोचोगे तो फिर वो तो चीज गलत ही हो गई आपके लिए। तो बहुत बच्चे क्वांट में वीक होते हैं, तो आपने अरिथमेटिक पोर्शन आपका कैसा था पहले से? सर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अर्थमेटिक टोटली छोड़ा है मैंने, मतलब बिल्कुल छोड़ा नहीं है। जो मेन टॉपिक होते हैं परसेंटेज, रेशियो, जिन पे बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन आती हैं, मैं जो ज्यादा फोकस है, मुझे पता था मैं रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। क्वांट में ज्यादा अगर मैं ज्यादा टाइम भी दूं, ज्यादा मेहनत भी करूं, तब भी मैं ज्यादा आउटकम नहीं निकाल पाऊंगा। और मुझे पता था कि जब मैं खुद तैयारी करता होता था, मुझे पता था कि भाई मेरा क्वांट वीक है तो मैं उसको छूंगा ही नहीं एंड आई वाज कवरिंग अप दैट इन जीके, इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो बिल्कुल सही आपकी स्ट्रैटेजी रही, अगर एक सेक्शन वीक है तो दूसरे में कवर अप करो, उसमें डबल मार्क्स करो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वांट के लिए आपने कहाँ से पढ़ा है, मतलब किस एजुकेटर से या कौन सा मॉक टेस्ट तो क्या हम बाद में बात करेंगे, पहले आप कौन से एजुकेटर से बात मतलब पढ़ते थे क्वांट के लिए? सर क्वांट जैसे कि सबको पता है कि अंकुश लांबा सर से पढ़ा हूं मैं। अंकुश लांबा सर से रीजनिंग भी और क्वांट भी। टोटली मैंने 3 टीचर्स को फॉलो किया है, उसके अलावा मैं कोई और टीचर को फॉलो नहीं किया। हाँ, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं प्रैक्टिस कर लेता था। जो हम कहते हैं मेंटर,
मेरा मेंटर शुरू से अंकुश लांबा सर रहे हैं। इंग्लिश भी उनसे उनकी गाइडेंस के चलते ही मुझे पता था सर ने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मुझे पता है ये बंदे में दम है और ये एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है। पहले मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग भी शुरू की थी, लेकिन मुझे पता लग गया था ये टीचर्स में है नहीं दम, वो हाँ, नहीं करवा ऑफलाइन पाएँगे। एंड ऑनलाइन कोचिंग आप कुछ भी कर लो, बट ऑफलाइन कोचिंग आजकल बहुत ही पुरानी हो गई है। इसकी मतलब पूरी खत्म ही हो गई वो चीज़, एक तरह से देखा जाए तो। खत्म वो तो मैंने पैसे वेस्टेज की है और हाँ। सर ने जैसे मैं सर पे आंखें बंद करके विश्वास किया। सर ने जैसे कहा क्वांट में, और सर ने कहा अर्थमेटिक नहीं करना, तो मैंने बिल्कुल छोड़ा है। मतलब सर ने ऐसे नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं करना। परसेंटेज सर मतलब हाँ, कुछ-कुछ डाटा घंटों फिक्स कर लो। सर डाटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू अर्थमेटिक क्लियर कराते हैं टॉपिक्स। बिल्कुल। सर के जो अलग-अलग तरह के जैसे समोसा कांसेप्ट हो गया, मम्मी कांसेप्ट हो गया, ऐसे जो कांसेप्ट थे, वो कांसेप्ट ने बहुत हेल्प की है और परसेंटेज सर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर कराया सर ने। परसेंटेज कांसेप्ट बहुत दिमाग में अच्छे से घुस चुका है अब तो। बहुत अच्छी बात है। एंड रीजनिंग में पजल्स आप मतलब उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी शुरू करी थी? पर अंकुश लांबा तो सर हैं ही हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हुँ। और कौन-कौन से एजुकेटर से वीडियोस आपने देखे थे फॉर फर्दर असिस्टेंस? पीने के लिए कुछ अलग से नहीं देखा, जो सर के वीडियोज़ हैं जहाँ मॉक हाँ, टेस्ट खैर से देखा की जाए है तो बस। अंकुश लांबा सर की वीडियोस हज़ारों की तादाद में एंड इट्स जी। वेरी गुड कंटेंट है उनका, तो बहुत सर ही का जो अमेजिंग रहा है। अभी जो प्री के पजल्स के लिए सर का तो वो चल रहा था, हाँ, 100 1000 100 पजल थाउज़ेंड सीरीज, पजल्स का। वो वही से हाँ। की है मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। और कहीं जाने की जरूरत पड़ी नहीं हो बाकी जगह जाने की कोशिश की है, लेकिन वो कंटेंट में मजा नहीं आया। बाकी जगह मैं हाँ, फिर बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए बिकॉज़ पास ही आ गया अंकुश दोबारा। लामा सर का कंटेंट एज़ वेल एज़ उनका पढ़ाने का तरीका इज़ द मोस्ट यूनिक, जो आपको कहीं मिलेगा नहीं देखने को, बिल्कुल। जी। हुँ। एंड अब यहाँ पे हम आते हैं कि आपने मॉक टेस्ट किसके देने स्टार्ट करे, कितने दिए और कब तक दिए आपने? जब आपका एग्ज़ाम था तब तक? अगर सर ऑनेस्टली बताऊँ तो मॉक टेस्ट वैसे सबको देने चाहिए। मैंने एज़ सच नहीं दिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मॉक टेस्ट से उल्टा मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा था, क्योंकि मार्क्स कम आ रहे थे, हाँ। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक थे और 1-2 4-5 मॉक टेस्ट दिए हैं, वो भी सिर्फ़ आईबीपीएस क्लर्क के। तब अच्छा। मुझे लगा कि जो रियल जो लेवल है वो एग्ज़ाम का इस मॉक किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं होता, थोड़ा हार्ड ही होता है। हुँ। उससे मुझे लगा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो उल्टा गिरेगा। जो रियल लेवल एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसी उसी पे गया हूँ। मैंने कोई और कहीं से नहीं कुछ किया। हुँ, और हुँ, मतलब मैं सबमिट करता था, प्रैक्टिस करता था, सिर्फ हुँ। यही किया है। नहीं, ये और बहुत अच्छा एग्जाम में तरीका है। जाता था तब अच्छा परफॉर्म कर पाया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है बिकॉज़ वैसे सबको सबको करना चाहिए वैसे हाँ, मॉक टेस्ट। मॉक मैं टेस्ट ये तो नहीं कह देना ही रहा, पर चाहिए, बट हर एक खुद के को अपने के ओपिनियन होता है, अपना सबकी बहुत बच्चे स्ट्रेटजी हैं अपनी जो नहीं होती है। देते हैं बिकॉज़ उनको एक अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं यार मेरे मार्क्स तो कम आ बिल्कुल, रहे हैं, मैं बिल्कुल। नहीं देना चाहता, डर आ जाता है कि मैं और दूँगा तो मैं और फेस करूँगा चैलेंजेस को, वो मुझे हरवाएँगे फिर उल्टा। वो अफेक्ट करेंगे एग्जाम में जाके। हाँ, बिल्कुल, वो इफ़ेक्ट करता है, बल्कि मैं बच्चों को कहता हूँ मेंस के मॉक टेस्ट मत दो, सिर्फ 1 या 2 दो, बस काम खत्म। मेंस के बिल्कुल नहीं देने चाहिए। मेंस के बिल्कुल नहीं देना फिर चाहिए, तो मैं हो तो गया। कहता हूँ। 1-2 अगर देने भी हैं तो वो इसलिए तो बस तुम्हें पता चले कि पेपर कैसा होता है, आफ्टर दैट हम्म। सबमिट इट एंड प्रैक्टिस इट ऑफलाइन, सिंपल। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने जुलाई में ये अपना कारवां शुरू करा बैंक एग्ज़ाम्स का, तो आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम्स पहले शुरू शुरू करे देने? कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए आपने इस पूरे 7 से 8 महीने में? सर जब मैं फाइनल ईयर में था, तब मैंने एक प्लान था मेरा कि मई को एग्जाम्स मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे हुँ, और दिसंबर में जो हो मेरे हिसाब से दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम होते थे। हुँ, तो मैंने मन बनाया था कि 6 मंथ में तैयारी अच्छे से करके मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, लेकिन लॉकडाउन लग गया। हुँ, तो सारा जो प्लान बनाया था पहले से, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद लॉकडाउन चलता गया। हुँ, जुलाई में आके हमें पता लगा कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले को मैं बिना एग्जाम दिए पास कर दिया, प्रमोट कर दिया जाएगा। हुँ, और तब मैंने फिर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली और ओके, वहां से लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। ओके, और उसके बाद एग्जाम्स नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले मुझे याद है आईबीपीएस क्लर्क आया था या पीओ आया था, उसकी हाँ, 1100 के करीब वैकेंसी आई थी। हाँ, 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 तब याद है। मुझे हुआ भी कि मैं लेट हो रहा हूँ एग्जाम। मुझे मन में ये था कि इनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन पूरे देश में बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के, तो इनको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल, तब उनके जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने शुरू हुए, हाँ, तब मैंने सारे फॉर्म भरे, जितने फॉर्म आए एसबीआई पीओ को से लेकर
आरआरबी क्लर्क तक जितने बहुत ही फॉर्म बढ़िया, आए मैं बहुत ही सब बढ़िया। फिल किए। बहुत ही बढ़िया आपने और ये मतलब चांस को चुना एंड देखो आपने सप्लीमेंट्री पेपर दिए एंड नाउ यू आर क्वालिफाइड, मतलब एक मौका मिला बिल्कुल। एंड देन यू प्रूव्ड इट कि हाँ यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जाम। तो मुझे ये बताओ यार, आपने आईबीपीएस आरआरबी पीओ दिया, आईबीपीएस पीओ दिया एंड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस दिया, तो आपको इसमें से क्या डिफरेंस लगा लेवल ऑफ एग्जाम में, किस में कहाँ पे इतना लगा? सर जो आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें एग्जाम मतलब क्वेश्चन डुएबल होते हैं सारे हाँ तकरीबन। बिल्कुल। बस जो फैक्टर होता है वो टाइम का फैक्टर होता है, जैसे आपको पता बिल्कुल है कि 2 आवर्स ही मिलते हैं और 2 आवर्स क्वेश्चन मिलते काफी हैं। होते हैं। बाकी बिल्कुल। जो एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, उनमें सेक्शनल टाइमिंग होती है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है, मतलब हम्म बाद में क्वेश्चन ज्यादा हो नहीं पाते। हम्म। मुझे याद है मैंने एसबीआई पीओ का जो क्वांट सेक्शन इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था और अच्छा। काफी मुश्किल था। वो मुश्किल से मैंने 5-7 क्वेश्चन किए होंगे ज्यादा से हम्म। ज्यादा। और रीजनिंग में 11 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आरबी पीओ में मैंने काफी क्वेश्चन किए, 25+ क्वेश्चन किए होंगे मैंने। टोटल अच्छा। मिला के क्वांट और रीजनिंग को मिला के मैंने 44 क्वेश्चन किए थे आरबी अच्छा। पीओ में। और ओके। आरबी क्लर्क में तो उससे ज्यादा किए थे। हाँ वो बस उसमें यही है कि उनमें लेवल का बहुत ज्यादा फर्क है और साथ साथ टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग का जो फर्क है बिल्कुल। आईबीपीएस पीओ में टाइमिंग है, सेक्शन टाइमिंग होती है, हम्म। आरआरबी में नहीं होती वो यही पे सर। खैर बंदा आरआरबी में फंसता है। सबसे बिल्कुल। आरआरबी में सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि जो टाइम मैनेज कर पाएगा ना एग्जाम में जाके, वो एग्जाम ले जाएगा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आरआरबीपीओ में जैसे कि हम देखते हैं कि 2 घंटे का टाइम होता है, बच्चा कभी कोई डिवाइड नहीं कर पाता टाइम, कभी कोई ज्यादा ओवर एक्सीड कर जाता है एंड वहां पे फिर बैंड बज जाती है कि भाई अब मैं कैसे कवर अप करूं। मेरा जैसे क्वांट बिल्कुल। अगर ज्यादा सेक्शन टाइम लग गया है एंड नाउ आई हैव टू कवर दिस अप एंड द रीजनिंग एज वेल, तो मैं उसको वहां पे फिर टाइमिंग का यहाँ पे दिक्कत आता है मेन। तो मुझे आप ये बताओ पहले कि आपका आरआरबीपीओ एंड क्लर्क मेंस के कितने अटेम्प्ट थे? अटेम्प्ट आरआरबी पीओ में मैं 99 किए थे अच्छा। और आरआरबी क्लर्क में 121। ओके ओके। एंड सेक्शन अगर आपको याद हो तो बताना। सेक्शनल आरआरबी पीओ में बात करते हैं। आरआरबी पीओ में सबसे पहले मैंने कंप्यूटर किया। ओके। कंप्यूटर में मैंने 24 के लगभग किए थे। अच्छा। और उसके बाद जीए सेक्शन किया। हम्म जीए सेक्शन में मैंने 13 किए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आया था इस बार भी, इस बार जीए। और बहुत ज्यादा। मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, मैंने ये नहीं देखा 13 हो रहे हैं या कम हम्म हो रहे हैं। हम्म और मैंने टाइम जैसे कि डिवाइड पहले ही मन में टाइम डिवाइड किया हुआ था कि 10-10 मिनट देने हैं इन तीनों को, उससे ज्यादा नहीं देने। इंग्लिश हम्म को 20 मिनट और इन दोनों को 10-10 मिनट देने। उसके बाद इंग्लिश किया। इंग्लिश में आई थिंक मैंने 18 या 19 क्वेश्चंस किए हैं। ओके। उसके बाद सबसे उसके बाद मैंने क्वांट नहीं देखा क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी पिछले साल, क्वांट काफी मुश्किल आया था आरबीपीओ में। और बिल्कुल। वही मेरे दिमाग में था कि क्वांट में ना जाऊं, पहले मैं रीजनिंग करता हूं। और जैसे अंकुश सर ने बताया भी था कि 20-20 मिनट्स दो पहले। हम्म तो पहले मैं रीजनिंग में 20 मिनट्स दिए और हम्म क्वेश्चन किए जितने हो पाए आराम से, एक बार एक फ्लो में। हम्म उसके बाद मैं क्वांट पे आया। हम्म। क्वांट में जब तब मैं क्वांट का देख के पता लगा कि इतना मुश्किल नहीं था क्वांट, आराम से क्वेश्चन डुएबल थे। हाँ। जो डीआई डीआई थे ना, बिल्कुल उनका जो देख के तो फंसने वाले डीआई थे। वैसे क्वेश्चन उनके क्वेश्चन सिर्फ लेंथी थे, डीआई हम्म बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल डाटा था। और सिर्फ क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्होंने बहुत दिए थे, बस उसमें टाइम लग रहा था। हम्म उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग जितना हो सकता था मैंने वो किया। हम्म। उसके बाद फिर लास्ट में मैं क्वांट में आया। अच्छा। मुझे याद है लास्ट में क्वांट में मैंने लास्ट के 10 मिनट में एक कैसलेट डीआई आई थी वो की थी। अच्छा हाँ क्वेश्चन और यही ये सुना था कि इजी थी, ज्यादा डुएबल मतलब थी, हार्ड इतनी डुएबल नहीं थे थी। क्वेश्चंस। बस ये है थोड़े से लंबे टाइम टेकिंग थे काफी। टाइम टेकिंग तो बिल्कुल होने हैं यार, या तो बड़े मिनट के एग्जाम में बिल्कुल होंगे। हार्ड हो जाएंगे, आप कर ही नहीं सकते हो, या टाइम टेकिंग हो जाएगा। यही दो फैक्टर्स होते हैं जो मैं बच्चों को बताता रहता हूँ यार देखो, इट कैन बी ओनली टू थिंग्स, या तो पेपर इतना हार्ड होगा कि आपके मुश्किल से 5-7 अटेम्प्ट होने, जैसे एसबीआई पीओ में बच्चों का हाल होता है, या आईबीपीएस बिल्कुल। आपको यह होगा कि भाई पेपर अच्छा दे दिया मक्खन, बट आपको घुमा फिरा के इतना दिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा एंड इट इज टेकिंग टू मच टाइम फॉर एवरीथिंग टू कैलकुलेट। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल वही नॉर्मल बात होती है। तो प्रीलिम्स आपका जब क्लियर हुआ, आपके सब एग्जाम्स के बीपीएस क्लर्क पीओ एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो उसके बाद आपने मेंस के जैसा पहले से तैयारी कर रहे थे, तो आपने उसके बाद कैसे स्पीड पकड़ी? सर जब पहले मैं करंट अफेयर जैसे बताया हूँ मैं कर रहा था, हाँ। तब मैं एक एमसीक्यूज के कोई चैनल था यूट्यूब, वहां से कर रहा था। तो ओके।
मुझे नहीं पता था कि जीए इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और जब आरआरबी पीओ का प्री मेरा अच्छा एग्जाम नहीं हुआ था, फिर भी 2 मार्क्स से कट ऑफ से ऊपर आगे क्लियर हो गया। अच्छा। तो जब रिजल्ट आया, सबसे पहले आरआरबी पीओ का रिजल्ट ही आया था प्री का। हम्म। उसके बाद मेरे पास सिर्फ, मेरे ख्याल से 8 जनवरी को आया था रिजल्ट। ओके। और मेरे पास 30 जनवरी को एग्जाम था। मेरे पास टाइम बहुत कम था, सिर्फ 20-21 दिन थे। हम्म। तब मुझे मैंने दिसंबर से शुरू किया था कपिल कार्पल सर को फॉलो करना, क्योंकि मुझे लगा था वे कि आपने बताया, जैसे आपसे मैंने बात की थी किससे हम्म। करना चाहिए डिटेल में। तो हम्म। कपिल कार्पल का डिटेल में बहुत अच्छे डिटेल में कराते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि वो पीएचडी करा देते हैं करंट अफेयर की, हम्म। उनके बहुत ज्यादा डिटेल में होते हैं। अगर वो कर गए तो मुझे लगता है कपिल कार्पल को सर को मैं फॉलो करना नहीं शुरू करता इसमें दिसंबर में, तो मैं ये सेक्शन पक्का अटकना था। तो फिर बिकॉज मैंने मैं भी जब खुद एक स्टूडेंट था तो मैं उनसे ही पढ़ता था, तो मुझे पता था कि यार कोई हम्म, भी मेरे से अगर पूछेगा तो मैं पहले अफेयर्स क्लाउड से पहले तो कपिल कार्पल सर का नाम लूंगा। बिकॉज कपिल कार्पल सर से अगर आपको पढ़ना है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर किसी का कॉस्टली लग रहा है तो वो अफेयर्स क्लाउड ले ले, सिंपल एज दैट। बिकॉज दोनों को पढ़ाने का लेवल एक है। मतलब कपिल कार्पल सर डेप्थ में पढ़ाते हैं, बट अफेयर्स क्लाउड टू द पॉइंट पढ़ाता है। एंड बिकॉज आज इस साल जो एग्जाम हुए हैं वो आपके एक्चुअली इन डेप्थ क्वेश्चन आए हैं जीके के। बिल्कुल उस वजह से बच्चे बिल्कुल फंसे जिन्होंने कोई और सब्सक्रिप्शन ले रखा था अनअकैडमी के अलावा। तो बच्चे वो वहां पे फंसे। जिसने कपिल काटपाल सर से पढ़ाई की थी इस बार, उनसे पढ़ा था जीके, वो बच्चा क्लियर कर गए। वो बच यही गया। मेन हुआ है। बिल्कुल वही बिल्कुल। हुआ जब रिजल्ट आया प्री का, तो हम्म। मेरे पास दिन कम थे। हाँ जैसे बिल्कुल। कि मुझे उम्मीद थी कलर के एग्जाम क्लियर होने की, प्री की मुझे उम्मीद नहीं थी पीओ के एग्जाम सभी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने प्लान बनाया था करंट अफेयर का रिवीजन के लिए, हम्म। मैंने फरवरी के हिसाब से बनाया था कि फरवरी में एग्जाम होंगे मेंस के क्लर्क के, हम्म। उस हिसाब से मैं चल ले रहा था। जब हम्म। आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया प्री का, तो प्लान वहां पे सब फेल हो गए। फिर प्लान मुझे फेल। 20 दिन में काफी कवर करना था। हम्म। तो हम्म। वो वो जो 20 दिन थे, वो 20 दिन मैं पूरे दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे सोया हूँ, उससे ज्यादा सोया नहीं हूँ। और रात बिकॉज एक इतना डेढ़ टाइम बजे तो तक मैं देना ही करता था पड़ेगा यार। कंप्लीट। अगर आपको पता है बिल्कुल कि भाई मेरा प्लान ही था इसको क्लियर करने का, बट अब हो गया तो मेरे को इस पे एक्सीडेंट के काम तो करना पड़ेगा। तो फिर करना वही है पड़ेगा कि मुझे, या तो ये था भी हाँ अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब इस साल करना ही करना है, जो मर्जी हो बिल्कुल जाए, जॉब तो लेनी है। बिल्कुल, ये जज्बा एंड यू नो डिटर्मिनेशन सबके अंदर होना चाहिए कि भाई 6 महीने के अंदर मैंने 3 एग्जाम निकाले हैं। बाय बिल्कुल डूइंग द दैट मेन थिंग दैट इज हार्ड वर्क ओनली। बिकॉज इसके अलावा और कोई जरिया बिल्कुल। नहीं है किसी भी तरीके से आप एग्जाम क्लियर कर लो। शॉर्टकट कोई हो है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है यार। बहुत बच्चे पूछते सर क्वांट का शॉर्टकट बता दो, अरिथमेटिक छोड़ के मैं वो कर लूं। भाई इससे कुछ नहीं होना। आप मेंस में जाके फंसोगे और कुछ नहीं होगा फिर। मैं बिल्कुल मेंस में फंसते ही हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम लग जाता है उनको, क्योंकि वो प्री में हाँ उलझे रहते पहले, बिल्कुल उसके बाद मेंस में ऐसे होते हैं। बिल्कुल। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर रीजनिंग में बहुत चीजें हैं उनको कवर अप कर लो पहले फिर पजल्स को करो। मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे करो, बट पजल में वो चीजें करो जो आपको फिर पहले आती हो। वो मत कर लेना जाना कि भाई उस वो क्वेश्चन आते नहीं, वो जी अपने अटेम्प्ट कर बिल्कुल लिए। बिल्कुल। हाँ जैसे कोई न्यू पैटर्न आ गया, हाँ। उसको उठाने के बजाय, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो पजल्स में, और फ्लोर बेस्ड पजल्स जो फ्लोर होती बेस्ड हैं वो पजल। स्ट्रॉन्ग था मेरा, मैं सबसे पहले उनको करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। रीजनिंग में पजल्स इतनी प्रीलिम्स में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट मेंस में बिल्कुल होता है। बिकॉज मेंस में उसमें होता है। 5-6 वेरिएबल आ जाते हैं आपके। एंड वहां पे आपको टैकल करना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को उठाना चाहिए। वो सिर्फ अंकुश लांबा सर बताते हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल तो बिल्कुल, उनके पजल्स का तो क्या ही कहना। बिल्कुल वो तो है ही यार। वो तो मैं खुद उनका फैन हूँ। तो डू टेल मी वन थिंग। जैसे कि इस टाइम पे आपका मेंस एग्जाम की तैयारी हो रही थी, तो हम्म। इस टाइम पे आपने कोई चीज फेस करी कि भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा और काम करना चाहिए इस टाइम पे। कुछ टाइम कम बचा बट और कोशिश कर लेनी चाहिए। मैं सोच के जा रहा था कि कम से कम 4-5 बार मैं रिवीजन कर लूंगा इनके करंट अफेयर के 6 मंथ्स की। हम्म। लेकिन करते करते वो उनकी इतनी ज्यादा लंबी जो पीडीएफ है उनकी बहुत ज्यादा लंबी होती है, नहीं हो पाए। मतलब मुश्किल से 3 बार रिवीजन कर पाया हूँ। 3 बार रिवीजन करने की वजह से मैं 13 क्वेश्चन कर पाया। अगर मैं ये भी ना करता, मैं फिर जीए में जरूर फंसता। बिल्कुल, अगर आपने 3 बार में भी इतना करा और पेपर ही इतना हार्ड आया था एक्चुअली देखा है तो यार, बट हार्ड आया था, ठीक बिल्कुल है। हार्ड आया था। बहुत हार्ड आया था बिल्कुल। पीओ और आरबी क्लर्क एसबीआई पीओ बहुत ही हार्ड आया था। बल्कि एबीपीएस पीओ वाज गुड।
आईबीपीएस भी ठीक था वो, हाँ फिर भी मैं 24 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे देखा ना, करंट अफेयर के, यहाँ पे नहीं बिकॉज कर पाया था। बिकॉज अगर वो इन डेप्थ में पूछ रहे हैं भैया, आपको पहले पूछा जाता था कि भाई कौन से क्या नई चीजें आ रही हैं, अब ये वन पूछ लाइनर रहे के क्वेश्चन अमाउंट। आ जाते थे पहले, अब नहीं हाँ, आते, अब बिल्कुल अब डेप्थ में अमाउंट आपको आती है, पढ़ना पड़ेगा। अमाउंट आती है, या एग्रीमेंट्स कितने साइन हुए, ये नहीं पूछता, पूछता है एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ है, अब ये पूछते हैं। तो बिल्कुल ये हो बिल्कुल। जाता है इन डेप्थ, बच्चे इस चीज को पहले पता नहीं था, अब पढ़ना पड़ रहा है, ये दिक्कत है। हम्म। हम्म। सो अब इस टाइम पे हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, तो मुझे आप एक बार बताओ बच्चों को कि कौन सी चीज का उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। जैसे कि आपने 6 महीने के अंदर अपने ये तीनों एग्जाम क्लियर करे हैं, तो मुझे एक और चीज पूछते हैं आपसे पहले बिफोर द सेशन वही एंडेड अप। तो एक चीज वो है इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसा गया था बीपीएसपीओ का, आरआरबीपीओ का, तो हाउ इट वेंट। मुझे याद है जब रिजल्ट आया था, हम्म। कट ऑफ आई थी जब आरबीपीओ का स्कोर आया था मेंस का, तब अंकुश सर ने टेलीग्राम पे बताया था कि अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपके 15 मार्क्स ऊपर हैं कट ऑफ से, तो हम्म। आराम से इंटरव्यू दे हो जाके, आराम से आपका क्लियर होगा, आप पीओ बन गए हो। बिल्कुल। और वही मेरे मन में था, शायद ये मेरी थोड़ी गलती भी थी इसमें, एक चीज मैंने, बाकी सब प्रिपरेशन अच्छे से हुई है। हम्म। कपिल काठपाल सर का कोर्स आया था अन अकेडमी पे तब, हम्म। इंटरव्यू का, अच्छा। तब ठीक, बाकी सब कुछ ठीक हुआ, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन जो मेन चीज थी, जो मैं बीकॉम बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, हाँ और वेरी गुड। इस बैकग्राउंड के मैंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे ये था कि हो जाएगा, मुझे उम्मीद थी 50 मार्क्स ऊपर होंगे कट ऑफ से, तो हम्म। मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। जब इंटरव्यू देने गया, मैं हम्म। क्वेश्चंस की शुरुआत ही मेरे बैकग्राउंड से हुई, तब हम्म। 2-4 क्वेश्चन मैं प्रॉपर से नहीं बता पाया, उसी वक्त मैं थोड़ा नर्वस हो गया। हाँ। और जो क्वेश्चन मैं करके गया था तैयार, जैसे उन्होंने पूछा आरआरबीज के बारे में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैं उसके बारे में काफी देर बोल सकता था, लेकिन वो पहले नर्वस हो गए, उस पर बोल नहीं पाया, और हम्म। ऊपर से हमें मास्क पहना दिए गए थे कि मास्क के उतार के नहीं बोलना। तो हाँ। वो चीज थोड़ी सी मुझे लगा, और इंटरव्यू इसी वजह से थोड़ा ठीक नहीं हो पाया मेरा, एवरेज भी नहीं कह सकते। आई थिंक मुझे 56 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, अच्छा। और मुझे उम्मीद थी 60 से ऊपर, उम्मीद तो थी, चलो, लेकिन फाइनली सिलेक्शन तो हुआ है। हम्म। पर ये जो मैं गलती की, और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में मैंने ये गलती दोबारा नहीं दोहराई, मैं हम्म। अपने बैकग्राउंड से, और कई चीजें मैंने कपिल काठपा सर को मॉक मॉक इंटरव्यू भी दिया है, हम्म। और ये चीजें कुछ बहुत ज्यादा सुधार की, और आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता मार्क्स कितने मिलेंगे, मेरे हिसाब से 70+ मिलने चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि पता लग जाता है कैंडिडेट को बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल देकर बिल्कुल। देता है जब। बिकॉज अगर आपको पता है कि यार मैंने सबके आंसर ठीक से दिए हैं, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि भाई मेरे को हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, मैंने अच्छे तरीके से बोला, मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी, बट जितनी पूछा गया था उतना जवाब दिया, तो बिल्कुल मे- यू हैव टू स्कोर दैट। तो बिल्कुल, एंड मेरे मुझे मेरे बताओ। साथ एक चीज हुई थी वहां पे, मैं बताना चाहूंगा। हाँ हाँ। जो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू पैनल का चेयरपर्सन थे जो सर, हम्म। मुझे वही सर आईबीपीएस पीओ के पैनल के वक्त ही चेयरपर्सन मिले। ओ तो वाह। उनको देखकर थोड़ा सा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ। अब सर को मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं बहुत इंप्रूवमेंट करके आया हूँ। तो हम्म। सर को भी लगा कि इसने इंप्रूवमेंट की है, सर को सर ने पहचान तो लिया था, बट सर ने अब बताया नहीं। बोला नहीं। लेकिन हम्म। उसकी वजह से इंटरव्यू मत, एक और चीज, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू लोग सोचते हैं कि हिंदी या इंग्लिश में होता है, ये लैंग्वेज का फैक्टर हर एक के दिमाग में होता है। हाँ। मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि मैं पंजाब में जमा पला हूँ, और हिंदी मैंने बहुत कम बोली है, और फिर भी हिंदी बोल लेता हूँ, पर उसमें वो हिंदी में थोड़ी पंजाबी मिक्स हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आई कैन एक अंडरस्टैंड। चीज बहुत अच्छी हुई कि वो इंटरव्यू आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू सारा मेरा पंजाबी में हुआ है, पूरी अरे वाह, 100% पंजाबी में हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ये तो ज्यादा ही अच्छा हो गया। बिकॉज अगर वो हिंदी कहते हैं हिंदी बोलो या हिंदी पढ़ो, अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाता है, बिकॉज एक्चुअली योर एक्सेंट इज इन पंजाबी, तो वहां पे दिक्कत आ बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बात रही कि उन्होंने आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करी। तो आपके वहां पे मतलब पीओ इंटरव्यू, आरआरबी पीओ इंटरव्यू में, दोनों में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे अदर देन योर बैकग्राउंड। अदर एंड बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने बताया आरआरबी पीओ में, तो उन्होंने आरआरबी के बारे में पूछा, हम्म। और एक मैम थी, उन्होंने पूछा था कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, हम्म। और एक सर ने पूछा था कि बजट के बारे में, अच्छा। बजट के कुछ भी उन्होंने पूछा था कि बजट इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बजट से, अच्छा। ये अच्छा। क्वेश्चन कुछ पूछे थे उन्होंने। और हम्म। उसके अलावा तो सारे, मेरे ख्याल से आरआरबी पीओ के इंटरव्यू सिर्फ मेरा 5 या 7 मिनट का चला था, इससे ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए थे, अच्छा और अच्छा। बाकी बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे। हम्म। और
आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में मुझे याद है उन्होंने सबसे पहले ये चेयरपर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया और तभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद लुधियाना के बारे में, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैंने कहा था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया लुधियाना इस नाम से मशहूर है। उन्होंने पूछा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, मैनचेस्टर क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैनचेस्टर एक सिटी है। और उसके बाद उन्होंने वही में इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन शुरू हो गए। फिर उन्होंने पूछा अभी आपने बीकॉम किया तो कॉमर्स लाइन से क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था मेरे उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो बताया मैंने, वो बिल्कुल ठीक बताया। फिर उसके बाद एक मुझे जो क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद जो सेकंड सर थे उन्होंने पूछा, तब उन्होंने कह दिया था मास्क ला के बात कर सकते हो। तो उन्होंने सर ने पूछा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की है। अच्छा। तो ये क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताया जो मैंने किया, सर साफ बताया। और उसके बाद वो सर ने बस यही कुछ पूछा। उसके बाद एक और सर थे, उन्होंने मेरे कॉलेज से ये क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे लगता है वो सर मेरे कॉलेज में स्टडी की उन्होंने। और उन्होंने पूछा कि आपके कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड कौन है। अच्छा। तो वो मैंने बता दिया। तो मुझे लग रहा था उनके जैसे वो जानते हैं मेरे टीचर्स को, शायद वो भी हमारे कॉलेज में ही वास्ता रखते होंगे कोई ना कुछ। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद एक मैडम थी, उन्होंने पूछा कि एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज के बारे में अच्छा। कौन कौन अच्छा। सी होती हैं। एक वो ये क्वेश्चन आया, बस इतना का इंटरव्यू चला। और काफी अच्छा इंटरव्यू गया ये मेरा। प्रॉपर आई कांटेक्ट रहा सभी के बिल्कुल, साथ और बिकॉज हंस के आपने बात करती। आरआरबी पीओ इंटरव्यू से सीखा, जहाँ आपको बहुत सीखा अपने बहुत गलतियां की, ज्यादा। अपना बैकग्राउंड नहीं चेकअप करवाया, मतलब कि बिल्कुल आपने बीकॉम जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम। बिल्कुल बच्चे भूल जाते हैं, दैट्स अ वेरी थिंग, वेरी हो नॉर्मल। जाता है। बिल्कुल। तो आपने उस चीज को ठीक करा, तो उसी वजह से आपका आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू अच्छा गया। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। और यही पिन पॉइंट्स हैं जो बच्चों को सीखने चाहिए आजकल के टाइम पे, कि इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर्स, वो नो आपकी नो लैंग्वेज नो में बिल्कुल। पूछेंगे। और तो और आपको बैकग्राउंड अपना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, योर हाँ, पर्सनल मैं ये बिलोंगिंग्स। ये जो पर्सनली रेकमेंड करूंगा सबको, अपने बैकग्राउंड को अच्छे से तैयार करके जाओ। अगर हाँ, खासकर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो फिर तो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें बिकॉज से, दे क्योंकि कैन आस्क एनीथिंग। बैंकिंग भी काफी कॉमर्स से रिलेटेड होती है। तो वो हाँ, उनको नॉलेज होती है अच्छी खासी, और बिल्कुल, वो पूछेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक बैलेंस शीट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल एनीथिंग दे कैन आस्क। बिल्कुल। क्वेश्चन बेसिक ही होंगे, लेकिन कई हाँ, बार होता है ना वहाँ नर्वस हो जाता है यार के, हाँ, अब बता नहीं पाता अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ देखो, अगर आप उस टाइम पे एक्चुअली कोरोना का टाइम चल रहा था, मास्क पहना हो, तो ऊपर से आपको और घबराहट हो जाती है यार। मैं हो आंसर जाती दे है। रहा हूँ, सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, या मैं मतलब कंफर्टेबली बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। ये और चीज़ें मतलब आपको दिमाग के अंदर और हॉन्ट करती हैं। तो यही चीज़ें पिन पॉइंट होती हैं बच्चों के लिए, कि भाई अपना बैकग्राउंड अच्छा हो, एंड एज़ वेल एज़ आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो, आपकी लैंग्वेज डज़न्ट मैटर्स, दे विल स्पीक टू यू इन योर लैंग्वेज, ओके? हो सकता है आपकी लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर वही स्टेट से हूँ, क्योंकि पैनल सारा पंजाबी था हुँ। और इसलिए उनको सभी ने पंजाबी में बात की है। अच्छी बात है। इसमें पता है क्या हुआ, आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगा होगा कि मैं अपनी कंफर्टेबल हुआ लैंग्वेज में ज्यादा। बात करूँ, दे आर ऑन स्पीकिंग इन माय लैंग्वेज, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे और अच्छे तरीके से मैं वो अपनी बातें सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल कन्वे कर पाया बातें हाँ, अपने अच्छी तरह की। बिल्कुल। बिकॉज कन्वेइंग आवर रिस्पॉन्सेज की कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा हुआ है बहुत ही बच्चों के लिए, कि हाँ, उनको सिर्फ हुआ है, मैं ये हाँ, समझता हूँ हुआ है, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ 5-7 मिनट के इंटरव्यू चले मेरे दोनों। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इंटरव्यू हो होता ही सकता है क्या आपके है। जहाँ चल चल जाएं, लेकिन हाँ, नॉर्मली अगर ठीक ठाक हो इंटरव्यू, जो एवरेज होते हैं 5-7 मिनट के ही होते हैं। बिल्कुल। हर एक इंटरव्यू जो भी होता है आपका, आरआरबी पीओ का हो, पीओ का हो, एसबीआई पीओ का हो, डजंट मैटर्स, आपका इंटरव्यू टाइम 6 से 9 मिनट तक का ही रहेगा। 10 मिनट तक भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पहुंचेगा बहुत बार। ठीक है ना? वो बहुत तो एक्सेप्शनल केस हो जाते हाँ, हैं जब 15-20 मिनट चला जाता है। हाँ, वो यही होता है तब, कि भैया जब पर्सनल बैकग्राउंड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हो, तब हो जाता है। बिकॉज़ ये तो मेरे हाँ, ग्रुप में कज़न तभी था होता तब, है। उसको कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया बैंक के बारे में, एंड ही वाज़ रेडी फॉर दैट क्वेश्चंस। तो उसको सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? आपका नाम का मतलब क्या है? एंड व्हाट यू हैव डन टिल नाउ? ग्रेजुएशन कहाँ से करी? तो ये सारे क्वेश्चंस उसके सामने पुट अप हुए, वो निराश हो गया कि यार मैं तो अपने लेवल की तैयारी करके गया था, वो तो हुआ ही नहीं। तो मैंने उसको यही एक और बोला। क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हाँ, उन्होंने बैंकिंग का पूछा था। एक सर थे, उन्होंने कहा था हाइपोथिकेशन क्या होता है। अच्छा। तब वो मैं रिवीजन करके नहीं गया था, लेकिन कपड़े का आर्ट ने अच्छे से बताया था, मुझे याद था, मैंने तब हुँ, बता दिया उनको, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था। ये अच्छी बात है। बिकॉज़ बैंकिंग से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक दो आए हैं, बाकी ज्यादातर
मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड से और पर्सनल क्वेश्चंस हो गए। चलो बढ़िया है। नाउ वी होप दैट यू क्लियर द IBPS प्योर एंड गेट सिलेक्टेड एंड वहीं पे आपकी जॉब लगे बिल्कुल। एंड यहाँ बिल्कुल। पे हम सेशन को फाइंड करते हैं और मुझे आपसे एक बात जाननी है बच्चों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी करे 2-3 सालों से कि वो इस टाइम पे अब IBPS एग्जाम कैलेंडर आ चुका है नया एंड बिल्कुल। SBI PO एंड SBI क्लर्क आने वाला है 2 महीने के अंदर सब ये चीजें चालू हो जाएंगे दोबारा से आप सभी के लिए। तो इस टाइम पे इस साल में बच्चे एग्जाम ले लें बिकॉज अगले साल से CET लगना है ये कंफर्मेशन आ बिल्कुल। चुकी है इसी साल से खैर सितंबर में लगना है आपका नीति सितंबर आयोग ने में। कह दिया इसके बारे में है ना। तो अब इस टाइम पे इन 6 से 8 महीने में बच्चे कैसे तैयारी करें आपका क्या ओपिनियन है कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। जो मैंने प्रिपरेशन के जो मैं एक्सपीरियंस रहा है प्रिपरेशन का, मुझे लगता है 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि पहले दिन से ही आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी ढील ना करें और पहले दिन से शुरू कर देंगे तो आप मेंस क्लियर कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में, जैसे कि मैंने किया है। हाँ बिल्कुल और प्री एक जब पता है सबको क्वालिफाइंग होता है, बस आप एक लिमिटेड टाइम दें, कंसेप्ट क्लियर करें और मेंस को जरूर साथ साथ करें, बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी है। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, मतलब ये नहीं है कि एक दिन हम 10 घंटे पढ़ ले, दूसरे दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। एक मतलब आप चाहे कम पढ़ें, चाहे 6-7 घंटे पढ़ें, रोज इक्वल टाइम दें, इक्वल टाइम डोनेट करें। और उसके बाद करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि अब सबको पता चल गया होगा कि SBI और RRB ने इस बार थोड़ा सा धक्का दिया है बहुत क्लर्क उसमें, GA में। तो पहले दिन से शुरू कर दें और ऐसा सोर्स फॉलो करें जो डिटेल में कराता हो। MCQ का जमाना गया, अब बिल्कुल। MCQ अगर से उस कोई दिन फायदा आपको नहीं है, बिल्कुल डिटेल में MCQs करना करने पड़ेगा में तो आपको। प्रिपरेशन के बाद करो टू रिवाइज जो आपने पढ़ा है। हाँ वो, हाँ एमसीक्यूज का मतलब यही होता है कि वो रिवाइज के लिए, अगर हाँ एमसीक्यू से आप करोगे, मैंने एमसीक्यू से किए हैं, मुझे पता है दिसंबर में ही मैंने शुरू किया था कपड़े कार्ड पास को फॉलो करना, कि तब तक शुक्र है मुझे एहसास हो गया था। अगर तब एहसास ना होता, मैं एहसास हो गया था कि जरूरी है। मुझे उम्मीद तो ज्यादा थी करंट अफेयर में क्वेश्चंस की, लेकिन चलो जितना हुआ, मुझे पता नहीं था कि इतना टफ आएगा, पिछली बार से काफी अलग था ऐसे इस बार। सो आपको करंट अफेयर में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में मैं ये कहूंगा कि आप एक बार ग्रामर कोर्स कर लो कोई भी, किसी भी टीचर से। मैंने साक्षी पावा मैम को फॉलो किया था अन बहुत अकेडमी में। बढ़िया। और एक बार आप ग्रामर कोर्स कर लो, एक बार अपने मन, मेरे हिसाब से मन की तसल्ली के लिए करना होगा, क्योंकि मुझे ग्रामर कोर्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो मुझे बेनिफिट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल और डेली प्रैक्टिस से मिला है। बिल्कुल इसके अलावा मैं कुछ नहीं किया, और मैं सिर्फ डेली 1.5 आवर देता था न्यूज़पेपर को, और 1.5 आवर की क्लास होती थी रोज में, साक्षी पावा मैम की जो प्रैक्टिस क्लास होती थी मेंस लेवल की, बस वो करता था। इसके अच्छा अलावा मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया इंग्लिश को, आपको भी नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश में मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, 4-4 5-5 घंटे इंग्लिश को दे देते हैं। आपको देना नहीं है। जैसे कि कईयों को मैं देखिए, मैंने भी ऐसे किया था कि एडिटोरियल 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं पूरा पढ़ता था। आप ये कोशिश करिए कि अगर स्टार्टिंग में आपसे चाहे एक पैरा पढ़ा जा रहा है आधे घंटे में, आधा घंटे से ज्यादा नहीं देना है। अगर आप आधे घंटे ज्यादा दोगे, आप बाकी टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी होते हैं, और इंग्लिश बिल्कुल। मेरे हिसाब से यही फंडा है, बस रीडिंग करो और डेली प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी आधा घंटा, 1.5 घंटा या 1 घंटा प्रैक्टिस करो, और इनफ होगा इतना। और सबसे ज्यादा टाइम आप देखो कि क्वांट और रीजनिंग में से आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और एंड देखा जाए अगर तो अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी साथ में कर रहे हो ना तो आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा लगभग 11-12 देना पड़ेगा, हर दिन बिल्कुल देना है पड़ेगा। ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 8 से 10 घंटे देता था रोज। बिकॉज आपको 3 घंटे ये कहने को बड़ा बड़ा लगता है 8 से 10 घंटे, ये जब आप शुरू कर दोगे ना, जब आप में मन में डेडिकेशन होगी कि नहीं यार, हाँ बैंक के एग्जाम में जाना आई है, हैव टू बैंक डू पीओ बनना है, तब नहीं बिल्कुल पता लग चलेगा कब दिन हुई, कब रात होगी, नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आपको 3 से 3.5 घंटे इंग्लिश मतलब क्वांट को देने पड़ेंगे, 3 से 3.5 घंटे रीजनिंग देने को पड़ेंगे, बिल्कुल देने एंड दो पड़ेंगे। से ढाई घंटे हर दिन जीके को भी। बिकॉज आप एंड टाइम पे करोगे तो आप फंसोगे बहुत गंदा फंसोगे और क्लियर नहीं कर बिल्कुल। पाओगे।
बिल्कुल। और 2 घंटा आपने डेली अगर इंग्लिश को 2 ढाई घंटा बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन इनफ है, मोर देन बिल्कुल, इनफ। बिल्कुल। इसी तरीके से लगभग 10 से 11 घंटे आपको देने हैं हर दिन के। अगर आपको पता है कि देने 20 पड़ेंगे, साल है। आज का कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी किस कम हो रही है, हाँ, तो आपको देना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा आपको, जितना बिल्कुल, आप यू हैव दे टू सकते हो कम्पीट। अपना 100% दीजिए रोज। बिल्कुल, जैसे कि ऑब्वियसली। मैंने बताया मुझे प्रॉब्लम भी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है मुझे, हुँ, तो हुँ, उसकी उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आई है मुझे। जैसे कि मैं बताया, मैंने आरबीपीओ के बाद 1:30 बजे तक पढ़ता था, तब सर्दियों के दिन थे, हुँ, तो इतना याद है बैठ के मुझसे चला नहीं जाता था हुँ, उसके हुँ, बाद तभी मैं डेडिकेटली टाइम दिया है, क्योंकि मुझे पता था ये जो जाऊंगा तो अभी मेहनत कर लूंगा 20 से 25 दिन, तो आने वाली लाइफ मेरी बहुत ठीक बिल्कुल। आराम से चले जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही करा। एंड यही मेरी सजेशन है कि सभी बच्चों को कि भाई हर दिन 10 से 11 घंटे दो। अगर आपको पता है कि आप 30 साल के हो चुके हो एंड आरआरबी ये पीओ के आपके एग्ज़ाम सब लास्ट टाइम आ चुका है, तो इसी साल में निकालने की कोशिश करो। अगर आपको एक रेप्यूटेड बैंक में रेप्यूटेड जॉब चाहिए, अच्छी खासी सैलरी चाहिए, तो पीओ ही दो एंड कोशिश करो कि इसी साल निकालो। बिकॉज़ फिर बाद में सीईटी लगेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितना मुश्किल होगा सिलेबस का एग्ज़ाम कुछ क्रैक पता नहीं, करना। सिलेबस बदल सकता है, मुझे लगता है मेंस का भी सिलेबस शायद बदल सकता है, क्योंकि बिल्कुल। अरे सीईटी में प्रीलिम्स का भी सिलेबस पहले बदलने फेज के में उन्होंने चांसेस करंट है अफेयर वैसे। रख दी होंगी। हाँ, प्रीलि एक्चुअली प्रीलिम्स के भी बदलने के चांसेस अच्छे खासे हैं सिलेबस के। बिकॉज़ एसएससी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा, आरआरबी इसके हम्म, अंदर इंक्लूड होगा एंड उनके अंदर एक चीज़ आती है जीके, जी सेक्शन, हिस्ट्री, वो जीएस पॉलिटिकल सेक्शन। साइंस, ज्योग्राफी, पता नहीं क्या-क्या, जो हम कभी पढ़े नहीं, बैंक वाले बच्चे। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उन्हें ये जी, टैकल जी, करने वाली बात हो जाएगी। अगर वो बिल्कुल सोचते कि इस साल में क्रैक नहीं कर पाया तो अगले साल करूँगा, तो अगले साल आप फँसोगे, बचोगे। फंसोगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसा इसी साल आप मेहनत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितने बच्चे अगर इस तरीके से मेहनत करते हैं तो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अमेजिंग सेशन मनमोहित सिंह। थैंक यू सो आई मच। होप ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। जो भी आप करो एंड प्राउड योर पेरेंट्स, ऑल आई कैन से, यू नो। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन गाइस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक दिस सेशन एंड कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। मनमोहित और मैं बिल्कुल साथ देंगे आपका, बिल्कुल आपकी कोई भी क्वेरीज हो। एंड शेयर करो सेशन को अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि सर लेके आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2, डेयर टू ड्रीम विद विनय सर का, जिसमें मनमोहित सिंह, जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर आपको सारे एग्जाम्स करे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.facebook.com/IBPShub एज वेल एज फॉर माय पर्सनल क्वेरीज। अगर आपको मेरे साथ जुड़ के कोई पर्सनल क्वेरीज के बारे में बात करनी है तो आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर 9540037880, यहाँ पे आके मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे एंड आई विल रिवर्ट टू योर क्वेरीज। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन गाइस। आई होप आपको इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।